नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है 4 सितंबर 2023 और आज जो है आपका MTS का एग्जाम था, है ना। MTS की सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जीएस, है ना, इसके अलावा करंट अफेयर तथा अंग्रेजी के जो भी वर्ड पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट काफ़ी ज़रूरी है आपके तैयारी में, और ये चीज़ जो है इसीलिए आप हमें जानते हैं शायद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देख लीजिए सभी के सभी प्रश्न जो है ये गुरु प्रसाद कुंडा नाम है भाई साहब का। और कुछ क्वेश्चन जो है एक आध क्वेश्चन रितु ने भी जो है देने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। और भी बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन मुझे सेंड किए, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। एक पुस्तक पूछा गया अनटचेबल पुस्तक पूछा गया है। अच्छा, एक बच्चे का नाम भूल गया भाई, सचिन राणा नाम है उनका, सचिन राणा नाम है। देखिए राणा सरनेम है, नाम क्या है भाई माफ करना, थोड़ा भूल रहा हूं। अनटचेबल पुस्तक के लेखक आपका मुल्कराज आनंद है। कौन है? मुल्कराज आनंद है। देखिए आज दोनों ही शिफ्ट में प्राचीन पुस्तक ही पूछे गए जो प्राचीन समय में लिखा गया था। ठीक है, तो मालगुडी डेज भी आने वाले समय में आ सकता है, तो आर.के. नारायण है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। ए सुटेबल गर्ल और ए सुटेबल बॉय, इन दोनों के लेखक विक्रम सेठ है। हालांकि ये मॉडर्न राइटर में आ जाते हैं, लेकिन ये पुस्तक कंफ्यूजन क्रिएट करती है, इसीलिए आपको बताना जरूरी है। क्योंकि ए सुटेबल गर्ल ए सुटेबल बॉय है और एक है आपका अनसुटेबल बॉय। ठीक है, एक जो है फिट बैठने वाला बॉय है और एक ना फिट बॉय है, मतलब अनसुटेबल है। तो जो अनसुटेबल वाला है ना, ये करण जौहर लिखे हैं। करण जौहर को तो जानते ही होंगे, फिल्म के से जुड़े हुए हैं। बाद में ये सुटेबल बॉय सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ के पुस्तक है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है जो दंत कथा का पुस्तक है। इसी प्रकार से आपको महात्मा गांधी की सारी पुस्तकों को याद रखना है। यंग इंडिया, हरिजन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, स्वराज, हिंद स्वराज, है ना, इंडियन ओपिनियन, ये सब गांधी जी के हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू साहब का, है ना, विश्व की झलक, ये वाला पुस्तक भी जो है वर्ल्ड इंग्लिश हिस्ट्री, है ना, विश्व इतिहास की झलक, तो ये भी आपका किसके हैं? नेहरू साहब के ही हैं। तो ये सब कुछ पुस्तक है जो आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा जो खिलाड़ियों की पुस्तक है, जैसे सानिया मिर्जा का है, आपका साइना नेहवाल का है, जो भी खिलाड़ी के हैं, सुरेश रैना का है, सचिन तेंदुलकर का, युवराज सिंह का, सौरव गांगुली का, VVS लक्ष्मण का, सारे की पुस्तक जो है, या यूं कहे कि पुस्तक पे पूरा वीडियो एक सिस्टमेटिक ढंग में मैंने आपको दे दिया है, देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत में लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव कौन करवाता है? देखिए अगर आपको याद हो कि मैंने बताया कि भाई निर्वाचन आयोग सभी जो भी चीज की चुनाव होती है सभी चीज की चुनाव करा लेते हैं, है ना, लेकिन जो स्थानीय चुनाव है ना वो नहीं करा पाते हैं। अब ये स्थानीय चुनाव से आपका क्या आशय है सर? तो स्थानीय चुनाव से मेरा आशय है ना, कि भाई जो नगर निगम की चुनाव होती है या नगर पालिका की चुनाव होती है, आपका मेयर कैसा हो तो मेजर ध्यानचंद जैसा हो, इस प्रकार से, है ना। तो एक नगर चुनाव और दूसरा आपका कौन सा होती है भाई, है ना, एक होती है आपकी ग्राम पंचायत की चुनाव। मैंने इन दोनों का भाग भी बताया है। 9 के ए में जो है आपका कौन सा है? नगर निगम है। 9 का ए में और 9 में है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो इनकी चुनाव जो है ये राज्य चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाता है। जो इससे पहले वाले शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि राज्य चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, है ना, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भैया इसका आंसर है राज्यपाल। क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई राज्यपाल जो है लाइक प्रेसिडेंट है उस राज्य के लिए। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई एडिशनल बातें। अब आते हैं कि राज्य चुनाव आयोग जो आपका निर्वाचन आयोग है, माफ कीजिएगा, तो ये आपका लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन आयोग विधानसभा का चुनाव भी करवाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि विधानसभा की जो सदन है विधानसभा, ये तो राज्य में होती है भाई, तो राज्य चुनाव आयोग को चुनाव करवाना चाहिए? जी नहीं, ये करवाते हैं जी आपका निर्वाचन आयोग ही, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अभी बहुत सारे स्टेट में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस बार। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। याद रखिएगा, आपसे पूछेगा निर्वाचन आयोग किस प्रकार की निकाय है या संस्था है, किस प्रकार की निकाय है या संस्था है। देखिए बाल पक गए हमारे, क्वेश्चन की लैंग्वेज इसी प्रकार से रहते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। किस प्रकार की निकाय या संस्था है, तो आपको बताना है संवैधानिक है। अब संवैधानिक से आपका क्या तात्पर्य है? तो भाई इसके संविधान में जो है इस चीज की जिक्र किया गया है, इसके लिए अलॉटमेंट किया गया है आर्टिकल्स और भाग के, इसीलिए यह
असंवैधानिक में आ जाता है। तो भाई असंवैधानिक का उदाहरण देके समझाएंगे, जरूर समझाएंगे। भाई नीति आयोग ये असंवैधानिक निकाय है, योजना आयोग ये असंवैधानिक निकाय है, ठीक है, योजना आयोग भी आपका असंवैधानिक निकाय ही है। तो ये सब आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा निर्वाचन आयोग में एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दूगो अन्य चुनाव आयुक्त होता है। उसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई के अंदर गवर्नर भी होते हैं और आरबीआई के गवर्नर भी होते हैं और डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो यहां भी समझिए डिप्टी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त। तो एगो मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार साहब हैं, जो पिछले साल सुशील चंद्रा साहब का स्थान लिए थे। पिछले साल कई की पोस्ट में बदलाव हुआ, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे नीति आयोग का सीईओ साहब ये परमेश्वरम साहब के जगह पे सुब्रमण्यम साहब है ना। जो डीआरडीओ के अध्यक्ष रेड्डी साहब के जगह पे कामत साहब है ना। इसके अलावा आपका इसरो का सोमनाथ साहब आ गया था। इनके अलावा जो आपका महान्यवादी है ये आपका के गेनू गोपाल के जगह पे वेंकट रमनी साहब आ गए थे, है ना, वेंकट रमनी साहब आ गए थे। इसके अलावा अभी जो ये क्वेश्चन है ना, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा साहब के जगह पे राजीव कुमार आ गए थे। नीति आयोग के अंदर जो उपाध्यक्ष थे राजीव कुमार, उनके जगह पे सुमन कुमार बेरी आ गए थे। तो ये सब कुछ की पोस्ट में जो बदलाव हुआ पिछले साल, इनको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। एग्जामिनर के लिए क्वेश्चन पुराना नहीं हुआ है। इसके अलावा राज्य विधानसभा की चुनाव में निर्वाचन आयोग की जिम्मे है ना, जबकि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा नगर पालिका और ग्राम पंचायत की चुनाव कराई जाती है, जो मैंने बताया अभी। भारतीय निर्वाचन आयोग को भारत के संविधान के भाग 15 में रखा गया है, जो आर्टिकल 324 से 329 तक कवर करते हैं। उसी प्रकार से आपको 148, 149, 150, 151 आर्टिकल जरूर ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये जो है आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, जिसमें 148 में नियुक्ति, 149 में उनके पावर इत्यादि, इस प्रकार से इन्हें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। जैसा कि बताया कि राज्यपाल जो है राज्य में लाइक प्रेसिडेंट है, क्योंकि ये कार्यपालिका का प्रधान भी होते हैं। इनके अलावा सीएम, महान्यवादी, है ना, ये सब की नियुक्ति भी करते हैं। इनके अलावा सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायणा, इस प्रकार की पुस्तक है। सीता एन है, ये ए और एन है ना, एन, सीता एन इलिस्ट्रेटेड रिलेटिंग ऑफ द रामायणा के लेखक लेखिका कौन है? तो देवदत्त पटनायक जी हैं। इसके अलावा जब रामायण से आया है तो आपसे तमिल रामायण के लेखक पूछे जाएंगे, कंबन होते हैं। उत्तर रामायण के लेखक भवभूति होते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? ये आपका दारी है। ये क्या है? दारी है। अगर इसमें दारी ऑप्शन में नहीं था तो पाश्तो भी हो सकता है, लेकिन ये सेकेंडरी है, आपको दारी भाषा ज्यादा बोली जाती है, तो दारी है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं पठान, इस प्रकार से भाषा आपने देखा होगा कई बार पिक्चर में, है ना। इनके अलावा अफगानिस्तान भारत की पड़ोसी देश है। इसकी सीमा लद्दाख में जो पीओके वाली आपका जो क्षेत्र है वहां पे लग जाती है और मात्र 106 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जो सभी 7 स्थलीय सीमा रेखा से लगने वाली भारत से स्थलीय सीमा जो देश 7 देश से लगती है, उसमें यह सबसे छोटा जो है दूरी तय करता है आपका अफगानिस्तान। इसके अलावा भारत की पड़ोसी देश श्रीलंका की राजभाषा क्या है? तो सिंहली या तमिल है। इसके अलावा बांग्लादेश की तो बंगाली नाम से स्पष्ट है, याद नहीं रखना है। नेपाल का राजकीय भाषा नेपाली है, इसे भी याद नहीं रखना है। म्यांमार की भाषा बर्मी है, इसे भी याद नहीं रखना है, क्योंकि आप जानते हैं कि म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, अब हम म्यांमार कहते हैं। लेकिन म्यांमार की मुद्रा और म्यांमार की राजधानी जरूर याद रखें, नेपिता वगैरह। भैया क्वेश्चन दे देगा तो आप भुला जाओगे, ऐसे नाम है इनका नेपिता, कहीं कहीं नेपिदा भी लिखा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका की शास्त्रीय नृत्य क्या है भाई? कंडियान। श्रीलंका की राजकीय फल क्या है? कटहल। और बांग्लादेश का भी राजकीय फल आपसे पूछ दिया था सीएचएसएल में, तो ये भी कटहरबे है। जैक फ्रूट, कटहर सबसे बड़का फल। इसके अलावा किस विटामिन का प्रमुख कार्य देखने की क्षमता से संबंधित है? अब जैसे ही चक्षु की बात आया, जैसे ही नजर की बात आया, आपने समझ लिया कि आंख के लिए विटामिन ए सर्वोपरि है। विटामिन ए जो है ये आंख के लिए बहुत ही जरूरी है। अभी आप सुन रहे होंगे कि छोटे बच्चे में आंख की रोशनी चली गई है ना, तो किसी न किसी कारण में ये जरूर शामिल है कि विटामिन ए की कहीं ना कहीं कमी है ना। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, इसके कमी से आंख की रोग होगी। आंख की रोग कौन कौन से होते हैं? तो गाँव
घर में रतौंधी या मोतियाबिंद तो कॉमन है, लेकिन इनके अलावा जो होती है ग्लूकोमा, ट्रिकोमा और आपका जीरोफ्थेलेमिया, इन तीनों को जरूर याद रखें, ये आंख की बीमारी है। इनके अलावा आपसे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है ना, तो वो किस लेंस का चश्मा पहनेगा। मैं आपको बता देना है जी, अवतल लेंस का चश्मा पहनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे दागूंगा जरूर, बताइए निकट दृष्टि दोष में आदमी, मान लीजिए ये लड़का है राम, तो इसको यहां वाला वस्तु नहीं दिखेगा कि यहां वाला वस्तु नहीं दिखेगा, वस्तु ए नहीं दिखेगा कि वस्तु बी नहीं दिखेगा। ये क्वेश्चन बताएंगे जरूर। मैं देखना चाहता हूं कि कितने बच्चे लॉजिकली पढ़ते हैं और या फिर कितने बच्चे सिर्फ रट मार लेते हैं, ये भी देखना चाहता हूं थोड़ा सा, है ना। इसके अलावा B1 के कमी से बेरी बेरी होती है। विटामिन बी में सबसे पहले कितने होते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो आप बताएंगे जी 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। विटामिन B1 को बेरी बेरी कहते हैं, इसके कमी से थायमीन होते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 को पैरोडॉक्सिन, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है ना। और कोबाल्ट का इस्तेमाल जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और कोबाल्ट के कमी से अपने आप में शरीर में एनीमिया रोग हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, खून की कमी की बात हो रही है। आपसे पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो बी और सी जो है एक को छोड़ के दो, एक के छोड़ को दो, एक के छोड़ को दो, मतलब ये छोड़ के बी और सी जो है जल में है। बाद बाकी सारे विटामिन जो है ए, डी के, ये सभी के सभी फैट सोलुबल है। विटामिन के कमी के कारण ब्लड क्लॉट नहीं होती है, रक्त की थक्का नहीं जमती है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, जिसे हीमोफीलिया नामक बीमारी होती है, इस प्रकार की जो है उसमें लक्षण देखे जाते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नीति निर्देशक तत्व में एक कैटेगरी नहीं है। देखिए कोई बच्चा ये ना समझे कि खाली विटामिन के कारण ही ब्लड क्लॉट होता है, भाई ये तो एक्सटर्नल पार्ट है ना, ये तो एक्सटर्नल चीज हो गई। इंटरनल चीज भी है, प्लेटलेट्स वगैरह वो भी मदद करते हैं ब्लड क्लॉट होने में, तो खाली के का ही रूप नहीं है। विटामिन के रिलेशन में बात करेगा तो के आंसर है भाई, बात एकदम साफ होनी चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा भारत, नहीं तो कथन के रूप में पूछ दिया कि ब्लड क्लॉट होने में किसका योगदान है, के भी है, प्लेटलेट्स भी है, तो खाली के मार के आ जाओ तो दिक्कत है भाई, है ना। तो इसीलिए निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नीति से तत्व में एक कैटेगरी नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया और परसों भी पढ़ाया था कि इंडिया में जो डीपीएसपी बनाया गया है, डीपीएसपी को अटैच किया गया, हालांकि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये हमने खुद ही मेक नहीं करा है। तो इसमें जो है 3 कैटेगरी के आर्टिकल में बांटे गए हैं, 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक हमारा समाजवादी है, एक हमारा गांधीवादी नीति है जो आपका ग्राम पंचायत वगैरह, और एक हमारा उदार एवं बौद्धिक नीति से संबंधित है, जो मैंने बताया था। तो ये 3 प्रकार के, एक ऑप्शन इसमें नेहरूवियन रहता है, ठीक है, नेहरूवियन, तो नेहरूवियन नहीं होता है, नेहरूवियन कोई जो है आज में कैडर नहीं है डीपीएसपी के अंदर। इसके अलावा डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, बता दिया। 36 से 51 के बीच में वर्णित है, जो भाग 4 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत को दर्शाया गया है, तो आप फिर कहोगे ग्राम पंचायत 243 में भी है, तो एकदम है सर, है ना। 40 में खाली ग्राम पंचायत के गठन, इस प्रकार की व्यवस्था की बात करी गई है कि ये भी एक चीज होती है, लेकिन 243 में पहुंचेंगे तो ग्राम पंचायत के इंटरनल भाग को हम पढ़ते हैं, जो मैंने वीडियो बना दिया है। इसमें क्या पढ़ते हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, है ना, कितने साल पे चुनाव होगी, है ना, चुनाव के लिए क्या योग्यता है, चुनाव में हेड कौन होंगे, चुनाव कौन करवाएंगे, ये वित्त पोषित, इस पे जो खर्च होगा कौन उठाएगा, ये सब बात आपको वहां मिलेगा 243 के विभिन्न पार्ट में। अनुच्छेद 44 है ना, सिविल नागरिक कोड से संबंधित है। इसके अलावा 48 में पर्यावरण की संरक्षण, और साथ ही साथ 48 के एक पार्ट में गोहत्या निषेध है। अनुच्छेद 49 जो है ये आपका क्या है भाई, जो सार्वजनिक हित के बिल्डिंग वगैरह हैं, संपत्ति वगैरह हैं, उन्हें क्षति न पहुंचाना, ठीक है। इनके अलावा जो आपका अनुच्छेद 45 है, ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करवाना जो है कर्तव्य है एक प्रकार का राज्यों का। इनके अलावा गोविंद सागर बांध आपसे पूछ लिया है, गोविंद सागर बांध है, एक आपका गोविंद सागर झील भी है, ठीक है। गोविंद सागर बांध आपका हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन में अगर हिमाचल प्रदेश नहीं है तो ये एमपी आंसर हो सकता है,
क्योंकि एमपी में भी गोविंद सागर बांध है। एमपी में जो है झांसी और जो झांसी के बाद एक देखिए बड़ा ही विद्युत उत्पादन वाला स्टेशन है, बहुत बड़ा स्टेशन है, भोपाल की रास्ता वहां से करती है। ललितपुर बीना बबीना के पास जो है ललितपुर, वहां पे एक जगह है, वहां पर भी इस प्रकार की एक बांध है, छोटा सा, लेकिन उतना फेमस नहीं है, गोविंद सागर। तो डिपेंड करता है कि आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन में था या फिर हिमाचल प्रदेश ऑप्शन में था। ठीक है भाई। सरदार सरोवर परियोजना, ये ओमकारेश्वर परियोजना, ये दोनों अलग अलग है। नर्मदेश्वर परियोजना ये सभी के सभी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदेश्वर परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना। इसके अलावा दामोदर घाटी परियोजना, नाम से स्पष्ट दामोदर नदी पर है और इंडिया की पहला जो है नदी घाटी परियोजना थी ये। इनको जो बसाया गया था 1948 में। ठीक है। इनके अलावा इसमें किस किस स्टेट की भागीदारी है, तो भाई पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड राज्य भी संबंधित है इसके अंदर। भाखरा नांगल परियोजना भारत की सबसे ऊंची ग्रेविटेशनल जो आपका जो डैम है, ग्रेविटेशनल वाला, गुरुत्वीय वाला। तो ये ध्यान रखेंगे जब भी आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखरा नांगल। लेकिन अगर ओवरऑल आपसे पूछे कि भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तब आप मारेंगे टिहरी बांध। ये कहां पे भाई, उत्तराखंड के अंदर 261 मीटर से भी जो है अधिक ऊंचा है ये बांध, है ना। ये उत्तराखंड में भागीरथी और भेलांगना नदी के संगम पे है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे लंबी बांध परियोजना ये महानदी पर स्थित है, जो आपका कहां पे है, हीराकुंड बांध है, और ये कहां पे है, ओडिशा के अंदर है। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। महानदी प्रायद्वीपीय भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है उनके तीसरी सर्वाधिक बड़ी नदी है। पहला कौन है भाई, गोदावरी। पहला कौन है, गोदावरी। पेनगंगा याद है ना, पेनगंगा, बेनगंगा, बरधा, ये सब नदी है, सहायक नदी मंजीरा, है ना। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी कृष्णा, और तीसरा सबसे बड़ी महानदी। दोनों ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत की दक्षिण कोरिया को हरा के, भारत ने दक्षिण कोरिया को हरा के कौन सा महिला प्रतियोगिता जीता है। आंसर से पहले जरा एक चीज पढ़ लीजिए, कल के वीडियो सेट नंबर 51 का थंबनेल है भाई, है ना। कल का वीडियो सेट नंबर 51 का थंबनेल है। कल में कोई एग्जाम नहीं था, कल एक वीडियो बनाया था 51 नंबर प्रैक्टिस सेट, उसके थंबनेल पे ये क्वेश्चन अभी भी हवा में, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये आपने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। मैंने बताया कि महिला जूनियर हॉकी एशिया कप महिला वाला और जूनियर हॉकी एशिया कप पुरुष वाला दोनों जीत लिया 2023 में। कौन, इंडिया, पुरुषों में और महिलाओं में। लेकिन फर्क क्या है, तो एगो हुआ ओमान में और एगो हुआ जापान में। तो जो पुरुष वाला हुआ वो हुआ ओमान में, और जो महिला वाला हुआ वो हुआ जापान में। ठीक है। एशिया कप पुरुष हॉकी जूनियर 2023 के विजेता भी भारत है ना। लेकिन ये पाकू को हराया है और ये कोरिया गणराज्य को हराया था। ठीक है, महिला वाला। तो ये जो है कल दोनों बताया गया था और आज पूछा गया। इसके अलावा अरब सागर किस महासागर का भाग है, याद हो भाई, मैंने पूछा है कि बताइएगा कि भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि अंडमान निकोबार जो है, अंडमान निकोबार जो है ये कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होता है दादा बंगाल की खाड़ी। तो अभी मैंने बताया था कि भाई ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये जो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। तो ये जो अरब सागर है, ये जो बंगाल की सागर है ना, तो ये भाई कहाँ से आया है, ये किसके पुत्र हैं, किस महासागर के पुत्र हैं, तो आपका कहना है जी ये इंडियन ओशियन का पुत्र है, ये हिंद महासागर के बेटे हैं, जो अलग अलग पार्ट है। देखिए महासागर मतलब सागर का पिता, और सागर मतलब सागर से छोटा। तो ये सब क्या है, समुद्र है, बंगाल की खाड़ी नहीं तो पता चले जाओ वहां पे घूमने, खाड़ी समझ के क्रीक, है ना, ऐसा नहीं है, समुद्र है भाई, है ना। तो अरब सागर का जो है पार्ट है आपका, अरब सागर जो है हिंद महासागर का भाग है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों हिंद महासागर का भाग है। हिंद महासागर दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी महासागर है। आप जानते हैं कि दुनिया में 5 सबसे बड़े बड़े महासागर हैं, जिसमें प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, है ना, अंटार्कटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर हैं, जिसमें आर्कटिक सबसे छोटा है। अगर आप बड़े बड़े एग्जाम देंगे तो सबसे 5वां जो है उसको नहीं मानता है महासागर, लेकिन आपको पढ़ना है एसएससी लेवल तक, है ना। तो ये 5 महासागर है। इसके अलावा जो आपका हिंद महासागर है, ये तीसरा सबसे बड़ी महासागर है। मैंने कहा एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पे है, इंडिया के नाम पे इसका नाम जो है हिंद महासागर रखा गया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। देखिए जनजाति जो आपका जीव जंतु है ना, वो तो सब महासागर में है भाई, और सबसे बड़ा जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है ये महासागर के अंदर ही डेवलप होता है, ये भी बात जानिए। ठीक है। लेकिन जो
मतलब लोग जो रहते हैं ना, जो कंट्री जो बसाया गया ना, वो सबसे ज्यादा जो है आपके हिंद महासागर में, जैसे श्रीलंका वगैरह, मालदीव वगैरह कहाँ पे है, हिंद महासागर में, समझ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी महासागर जो है ये प्रशांत महासागर है ओवरऑल। इसके अलावा सबसे गहराई वाला महासागर भी प्रशांत महासागर है, और गहराइयों में सबसे गहराई वाला स्थान कौन है, तो मरियाना खाई है। कितनी गहराई है भाई, तो 11,000 मीटर से ज्यादा गहराई है। आप समझ सकते हैं 11 किलोमीटर गहरा, कोई आदमी चला जाए तो सांसें लेने के कारण मर जाएगा। इसके अलावा अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महासागर है, माफ कीजिएगा, पहला तो प्रशांत महासागर है, तो ये दूसरी होगा, लिखा भी सही है, मैं थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो गया। इसके अलावा अटलांटिक महासागर में ग्रैंड और डागर बैंक स्थित है। अब ग्रैंड और डागर बैंक क्या है, मैंने आप लोग बता दिया था, मछली पकड़ने का केंद्र है। क्यों होती है मछली पकड़ने का केंद्र, इधर से आया लेब्राडोर, इधर से आया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसा जलधारा है, गर्म, लेब्राडोर कैसा जलधारा है, ठंडा। दोनों जहां मिला तो यहाँ पे एक आदर्श स्थिति बन जाती है। यहाँ पे एक घास पाया जाता है जिसका नाम है प्लैंकटन। क्या नाम है, प्लैंकटन नामक घास पाया जाता है। और ये प्लैंकटन नामक घास है ना, ये प्लैंकटन नामक घास जो है मछली को काफी पसंद होती है, ठीक है, मछली को काफी पसंद होती है, जिसे खाने आते हैं और यहाँ पे अपना शिकार हो जाते हैं। तो ये वाला जो है ग्रैंड और डाकर बैंक जोन, ये मछली उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। इसके अलावा आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व को जो जाने में हवा के साथ ही घुल मिल जाती है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन फिर भी सामूहिक रूप से हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सोडियम, सीजियम, ये सभी के सभी समूह 1 के तत्व हैं आपके, ठीक है, समूह 1 के तत्व हैं। तो इसमें से अगर सबसे फाइन बात करें कि कौन से उड़ेंगे, तो सोडियम कहाँ गया भाई, सोडियम। अगर आपका सोडियम ऑप्शन में है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सोडियम अगर पानी में चला जाए तो आग लगा देता है, सोडियम अगर पानी में चला जाए तो आग लगा देता है ना। इसीलिए सोडियम को किरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। आपने जो जादूगर बाबा को देखा होगा पानी में ब्रूम आग, तो ये क्या मारता है, सोडियम मारता है पानी के ऊपर, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो समूह 1 है और 2 है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, तो अल्कलाइन मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, जिसमें से 2 को पृथ्वी क्षारीय धातु कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। इसके अलावा 3 से 12 जो है, देखिए यहाँ पे शमसुद्दीन लिखा गया है भाई, समूह 3 से 12 संक्रमणीय धातु या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ये ज्यादा मेटेलिक गुण रखते हैं, है ना, ये जो है धात्विक गुण अधिक रखते हैं। इसके अलावा समूह 18 में नोबेल गैस है, 17 में हेलोजन, 16 में ऑक्सीजन ग्रुप है। इसके अलावा अगर आप 15 में आएंगे तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोजन ग्रुप, है ना, 14 में आएंगे कार्बन ग्रुप, 13 में आएंगे बोरॉन ग्रुप। इसके नाम से ही ग्रुप का नाम दे दिया गया। आपके सामने आवर्त सारणी दिख रहे होंगे, इससे आपको जो है नाम याद कर लेना है। देखिए 18 में अक्रिय गैस, 17 में आपका हो गया हेलोजन, है ना, 16 में आपका कैल्कन जो ऑक्सीजन ग्रुप भी कहलाता है ना, 15 में आपका नाइट्रोजन, 14 में कार्बन समूह, और आपका जो है 13 में बोरॉन, 3 से 12 आपका संक्रमणीय, 1 और 2 अल्कलाइन। तो 18 समूह का नाम आप 18 सेकेंड में भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगला है निम्नलिखित, अच्छा कुछ और बता दें आवर्त सारणी से, वीडियो लंबा हो रही है, माफ करना भैया, बताऊंगा तो जरूर, है ना। देखिए आवर्त सारणी में 118 ज्ञात तत्व हैं, 91 मेटल हैं, 20 नॉन मेटल हैं, और आपका जो बच गया 7 है ना, 7 जो बच गया ये उपधातु है, सीलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस प्रकार से। इनके अलावा ये आवर्त सारणी की खोज जो किए हैं, अभी वाला जो हम आपको दिखाए हैं, ये मोसले साहब का आवर्त सारणी है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव साहब भी काम किए हैं। मेंडलीव साहब आवर्त सारणी पूछा जाता है कब आया था, तो 1869 में आया था। हाल में ही 150वां वर्षगांठ मनाए हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त और 9 गो वर्ग था। मोसले के आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त और 18 गो वर्ग है। तो ये सब बात आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। निम्नलिखित में से किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब जैसे ही कुचिपुड़ी आया तो गद्दाम पद्मजा रेड्डी, जो भी रेड्डी सरनेम है दादा, ये कहाँ जाना है आपको, आंध्र प्रदेश जाना है और बिरयानी खा के आना है। हैदराबाद वाला आप तो तेलंगाना में चला गया है ना, तो वहां से जाके जो है बिरयानी खा के आना है। कुचिपुड़ी नृत्य को लगाना है रेड्डी फैमिली के साथ, है ना। हम कुचिपुड़ी नृत्य, हम बिरयानी खाने के लिए रेडी रहते हैं, चलिए, है ना। इसके अलावा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में से हैं। उनके प्रमुख कलाकार रेड्डी फैमिली, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये सब जो है कुचिपुड़ी के प्रमुख नर्तक और नर्तकी हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा
मोहिनी अट्टम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसे पूर्व में सादिर अट्टम भी कहा जाता है। बाद बाकी इनके कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, पद्मा सुब्रमण्यम, इसके अलावा है ना कमला कुमारी कमला, इसके अलावा है ना मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये सभी के सभी आपके भरतनाट्यम, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम के साथ ओडिसी भी, इस प्रकार से ध्यान रखना है। मृणालिनी साराभाई है ना। इनके अलावा महाराज सरनेम है तो कहाँ जाओगे, महाराज सरनेम है तो कहाँ जाओगे, राजमहल जाओगे? जी नहीं, राजमहल की पहाड़ी भी है भाई, हर लफ्ज में क्वेश्चन है ना। महाराज सरनेम जो है तो आपको जाना है जी कथक नृत्य के साथ या तबला बजाने के लिए, ठीक है, दोनों बात ध्यान रखेंगे महाराज सरनेम वाला, ठीक है। इसके अलावा रेड्डी सरनेम है, कहाँ जाइएगा? कुचिपुड़ी के साथ। सिंह सरनेम है, कहाँ जाना है? मणिपुरी के साथ, जैसे नल सिंह, आतम सिंह, गोपाल सिंह, सोनरिक सिंह है ना, गुरु विपिन सिंह, ये सभी के सभी आपके जो है मणिपुरी में चले जाएंगे। झावेरी बहन कहाँ गई? ये भी मणिपुरी में चले जाएंगे। महापात्रा सरनेम है, उड़ीसा के पास चलेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधेयक 2022 से एक प्रश्न आया था। देखिए मैंने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आपको करा दिया है। ये दो राज्य को रिलेट करता है, एक तो छत्तीसगढ़ को और एक उत्तर प्रदेश को। अगर उत्तर प्रदेश को रिलेट कर रहा है तो गोंड जनजाति से संबंधित यहाँ पे है, और छत्तीसगढ़ में कई सारे जातियों को एक साथ इस लिस्ट के तहत जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है मुझे कि भाई इसकी मंत्रालय पूछा है, मंत्रालय से तो स्पष्ट है ना भाई कि कौन से काम करवा रहे हो, तो मंत्रालय से मैं है ना, लेकिन किस राज्य से अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो फिर कंफ्यूजन है, क्योंकि ये दो राज्यों से हैं हाल फिलहाल वाले। इनके अलावा मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मंदिर में जो प्रवेश है, जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से स्पष्ट है मंदिर प्रवेश आंदोलन, की मंदिर में जो है पहले बैन हुआ करता था, बाद में मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है 1927 में महान भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया गया। तो ये जो है आपके भीमराव अंबेडकर आंसर हो जाएंगे। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा चलाया गया था। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन की ईस्वी भी कभी कभी आपसे पूछ देता है एग्जामिनर, तो 1930, 31 और 32 था। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन आपका लंदन के अंदर हुआ था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। गांधी जी सेकेंड वाले जो है राउंड टेबल में भाग लिए थे। इनके अलावा भीमराव अंबेडकर की प्रमुख पुस्तक कौन है भाई? वेटिंग फॉर वीजा, अभी इससे पहले बताया था। भीमराव अंबेडकर गांधी जी के बीच जो है पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर समझौता इसे ही कहते हैं, 1932 में हुआ था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पानीपत की तृतीय लड़ाई पूछा है। देखिए पानीपत की तृतीय लड़ाई हो, बक्सर का युद्ध हो, चौसा का युद्ध हो, बिलग्राम का युद्ध हो, तालीकोटा का युद्ध हो, है ना, तराइन का प्रथम हो, दूसरा हो, तीसरा हो, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे बच्चे को जो जुड़े हुए हैं हमसे, है ना भाई। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में होती है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है। इस युद्ध में जो है मराठों की हार होती है, और मराठों के तरफ से जो सेनापति थे ये कौन थे? तो सदाशिव राव थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, 4 करोड़ बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि पानीपत के थर्ड लड़ाई में मराठों का सरदार कौन था, तो आपको बताना है सदाशिव राय। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 होती है, बाबर जो है जीत जाता है, इब्राहिम लोदी को हराता है, सल्तनत की समाप्ति हो जाती है, दिल्ली की सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है इंडिया में, जो 1857 तक जो है सिपाही विद्रोह तक रहा था। और अंतिम मुगल सब बादशाह है ना बहादुर शाह को कैद करके अंग्रेज ने बर्मा ले गया था, तब तक जो है मुगल शासक चला था इंडिया के अंदर। इसके अलावा पानीपत की दूसरी ड्यूटी है ना, दूसरी लड़ाई है ना, ये हुआ था 1556 में। अकबर और हेमू के बीच में विजय अकबर रहे थे। इसके अलावा प्लासी का युद्ध कब होती है? 1757 में। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में अंग्रेज जीत जाता है ना। अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव है ना 1764, एक मिनट माफ कीजिएगा थोड़ा सा उल्टा लिख गया, अगर कंफ्यूज हो जाएगा आप ठीक से देखिए। प्लासी का जो युद्ध हुआ ना 1757 में है ना, तो सिराजुद्दौला हमारे इंडिया के तरफ से, अंग्रेज के तरफ से रॉबर्ट क्लाइव। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये है आपका प्लासी का युद्ध का। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में। अब यहां से चलेंगे 1764 से बक्सर का युद्ध में। 1764 बक्सर का युद्ध, अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह के मुगलिया सेना तीनों एक साथ, और उधर से थे मुनरो के सेना। फिर भी मुनरो जीत गया। क्यों बताइए है ना, इसमें बहुत ज्यादा बात है, जाने दीजिए। चलिए इसके अलावा गिल्टी का एंटोनिम्स क्या है? इनोसेंट। क्या होती है भाई? इनोसेंट। मेरा कहने का मतलब है, बहुत बात का मतलब जो है हाईली जो आपका मतलब आधुनिक वेपन्स थे ये अंग्रेज के पास थे, हमारे पास तो थे ही नहीं, तो हम तो है उसी में चल रहे थे, तो कैसे जीतेंगे बताइए ना। इसके अलावा भी और कारण है ना। देखिए जो है जो हम गुलाम थे तो ऐसा नहीं कि सब अंग्रेजी के द्वारा ही सताए जाते थे। हाँ, हमारे अपने भाई बंधु भी उनके सेना में हुआ करता था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? आपने कई सारे पिक्चर में चीज देखा ही होगा। चलिए इनके अलावा
गिल्टी का एंटोनिम्स क्या है भाई? इनोसेंट, है ना। गिल्टी मतलब क्या होता है? दोषी, है ना, कल्प्रिट कह सकते हैं इसको, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इनोसेंट हो जाएगा, जो भाई शामिल ना हो, इंडल्ज ना हो कोई मतलब क्राइम वगैरह में। इनके अलावा पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये कोई पूछता है तो सितार से है। निखिल बनर्जी भी सितार से, अनुष्का शंकर भी सितार से, अरविंद पारेख भी सितार से, शाहिद परवेज भी सितार से, बंदे हसन भी सितार से और आदित्य मुखर्जी भी सितार से। इसके अलावा सबसे पहले 1968 में पंडित रविशंकर साहब को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, है ना, ये वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाला जो कीर्तन है ना इनका, ये भी पूछा जाता है कि भाई किसके लिए मिला था। फिर पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न दिया गया, जो संगीत के क्षेत्र में द्वितीय भारत रत्न जीतने वाले कलाकार बने। बिरसा मुंडा स्टेडियम, अब बताइए कितने दिन बताएं भाई कि जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ है, दो स्टेडियम में हुआ है, एगो कलिंगा में, एगो बिरसा मुंडा में। तो कलिंगा आपका भूवी में, भुवनेश्वर में है, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को भूवी बोलते हैं, है ना। हालांकि कुमार वाला नहीं जगह है। इसके अलावा एक बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ये आपका राउरकेला में है। और कल मैंने इसी पे क्वेश्चन पूछा था कि भाई राउरकेला में जो फैक्ट्री लगाए गए ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो किसके सहयोग से? बहुत बच्चे सही जवाब दिए हैं, जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था। और इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि यहीं पे वर्ल्ड कप हुआ है, हॉकी वर्ल्ड कप, और जर्मनी जीत गया है। तो हर जगह लॉजिक है भाई, हर जगह, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिरसा मुंडा स्टेडियम किस राज्य में? तो राउरकेला उड़ीसा में है। इसके अलावा वर्ल्ड कप 2023 हॉकी वाला ये उड़ीसा के अंदर हुआ है, दो स्टेडियम, कलिंगा और बिरसा मुंडा में। तो कलिंगा आपका कहां पे है? हाँ, कलिंगा हो गया आपका भुवनेश्वर में, और बिरसा मुंडा आपका हो गया कहां पे? राउरकेला में। राउरकेला में देखिए रेल से संबंधित कारखाना भी है, राउरकेला में फैक्ट्री भी है, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। इसके अलावा जो इस बार के हॉकी वर्ल्ड कप हुए, विजेता जर्मनी रहे, विजेता बेल्जियम रहे। भारत जो है हॉकी वर्ल्ड कप एक बार जीते थे 1975 में, है ना। हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1971 में, शुरुआती सत्र के विजेता पाकू है, और पाकू ही सबसे अधिक बार हॉकी वर्ल्ड कप जीता है, सबसे अधिक सफल टीम है पाकू, मतलब पाकिस्तान। इसके अलावा, है ना, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं, यह आपका बिरसा मुंडा साहब के जन्मदिन के अवसर पे, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। गुआ किस भारत की प्रमुख खनन है? गुआ जो है खनन है ना, जो खनन क्षेत्र है गुआ, ये गुआ झारखंड में है, ये सिंहभूम से कुछ ही दूरी पे है ना, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ेगा, हाँ यही पड़ेगा, है ना। इसके अलावा झारखंड में जादूगोरा भी है ना, ये यूरेनियम के लिए फाइन है। इसके अलावा झरिया, ये कोयला के लिए है। इसके अलावा और भी कई सारे खनन क्षेत्र हैं झारखंड के अंदर, लेकिन जो फेमस है एक आपका सिंहभूम भी है, सिंहभूम में आपको लोहा मिलेगा। तो मेरे ख्याल में आप लोग बताइएगा कि लौह अयस्क पूछा गया था क्या, कि लौह अयस्क से संबंधित गुआ, हमको लगता है गुआ में भी लौह अयस्क ही मिलता है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, इसमें मैं 100% नहीं हूं। इसके अलावा झारखंड का प्रमुख खाद्य पदार्थ है धुसका, मैंने बताया था धुसका नाश्ता होता है, एक आपने बताया था पीठा, पीठा आपका असम वगैरह में बनता है, और धुसका जो है आपका झारखंड में बनता है। प्रमुख त्योहार कौन सी है? रोहिणी है, सरहुल है, जटजटिन है, कर्मा है। ये सब 6 नृत्य भी झारखंड में होती है, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ साथ, ये सब ध्यान रखेंगे झारखंड से रिलेटेड में। इसके अलावा हिंदू कैलेंडर के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा किस महीने में होती है? तो मैंने बताना है भाई बैसाख में होती है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था जी? नेपाल में हुआ था। ये कौन से मतलब देश में है? तो नेपाल में है, लुम्बिनी, माफ कीजिएगा, लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में है, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, उस समय इसे कुशीनारा कहा जाता था, और उस समय जो है यहाँ पर मल्लों का संरक्षण था, मल्ल एक जनपद था, और मल्लों के संरक्षण में ही बुद्ध का जो है अंतिम सांस जो है निकला था। इनके अलावा भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में, और सबसे अधिक उपदेश कहेंगे तो श्रावस्ती में दिए थे, है ना। बुद्ध महान विचारक हुए भाई, है ना, बहुत बड़े स्तर के ज्ञानी थे। इनके अलावा भगवान बुद्ध की जो भाषा थी उपदेश देने की, पाली थी, और महावीर स्वामी की जो भाषा थी यह आपका प्रकृत थी। इनके अलावा 4 बौद्ध संगति राजगीर, पाटलिपुत्रा, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर में हुआ है, जिसमें राजगीर में आपका अजात शत्रु के समय हुआ है, वैशाली में कालाशोक के समय, पाटलिपुत्र में अशोक के समय, और कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ है ना भाई। इनके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछ लिया अंग्रेजी के अंदर, एक क्रिएचर डिपेंड अपॉन अदर लाइफ्स या लाइफ, है ना, मतलब जो दूसरे के जिंदगी पे अपना जो है निर्वाह करता है, जैसे पैरासाइट, जैसे आपने अमरवेल देखा होगा। अगर पेड़ पौधे की बात करें तो ये भी पैरासाइट है, अमरवेल। किसी भी पेड़ पे फेंक दीजिए, पूरा पेड़ पे जो है अपना जीवन यापन करेगा, भले उसका जड़ नहीं रहेगा और कभी मरेगा भी नहीं, अमरवेल, ठीक है। तो ये पैरासाइट है। जैसे माथे में जो ढील होता है ना, ढील जिसे जू बोलते हैं, है ना, ढील होता है माथे में काला कलर का, है ना, तो ये भी जो है आपके
क्या है, पैरासाइट है। मच्छर वगैरह भी पैरासाइट है, खटमल भी पैरासाइट में आ जाएगा, जो दूसरे पे डिपेंड है भाई, है ना। हम लोग भी पैरासाइट है ना, हम लोग भी पैरासाइट है, पेड़ पौधे पे डिपेंड है, लेकिन हमको पैरासाइट नहीं माना जाता है। इसके अलावा शंभू महाराज का संबंध कथक के किस घराने से है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। अब शंभू महाराज पूछा है या किशन महाराज पूछा है, एक बच्चे ने किशन महाराज भी बताया, तो बताएंगे कि ये क्वेश्चन क्या था। तो लखनऊ घराने से है शंभू महाराज। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के बिंदादीन कालका घराने से हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ये भी कथक से संबंधित है। बनारस घराने के संस्थापक पूछा जाता है, पंडित राम सहाय है। अल्लाह रखा पंजाब घराने से है, अल्लाह रखा जाकिर हुसैन साहब के जो है पिताजी थे। पंडित भीमसेन जोशी, पंडित मणि प्रसाद, ये किराना घराना से संबंधित है। पंडित जसराज जो है ये मेवाती घराने से संबंधित है। तो ये जो कुछ घराने हैं जरूर ध्यान रखें। इनके अलावा बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री इडियम का क्या अर्थ होता है, मैंने इसे समझाया था आपको एग्जाम्पल देके कि मान लीजिए ये आपका एक पेड़ है, ये जो है किस चीज का पेड़ होगा भगवान जाने, चलिए कोई भी पेड़ है, इस प्रकार का पेड़ है, ठीक है, इस प्रकार का पेड़ है। यहाँ पे एक है आपका कुत्ता, यहाँ पे जो है एक आपका कुत्ता है, ठीक है, ये कुत्ता है ना, ये कुत्ता है, ठीक है। तो ये कुत्ता, एक पक्षी इस पे बैठा रहता है, तो इसे देख के भौंकता है। जब कुत्ता की ध्यान कहीं और चला जाता है तो ये पक्षी उड़ के इस पेड़ पे आ जाता है, ठीक है, इस पेड़ पे आ जाता है, लेकिन ये कुत्ता अभी भी यहीं पे भूख रहा होता है। तो यहीं से इस चीज का ओरिजिनेट हुआ था, इस वाले जो है ईडियम का, कि बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री। अब ये पक्षी को देख के भौंक रहा है, लेकिन पक्षी तो इधर आ गया है, फिर भी ये यहीं भौंके जा रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ गलत जगह प्रयास करना, गलत जगह जो है आपका जो है भ्रमित हो जाना, इस प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप आया है, बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराना स्तूप आया है। आप लोग बताएंगे कि इसमें ऑप्शन क्या था। वैसे इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है भाई, है ना। सांची का स्तूप भी हो सकता है, पिपराहवा का स्तूप भी हो सकता है, पिपराहवा भले फेमस ना हो लेकिन ये भी हो सकता है ना। सांची का स्तूप भी हो सकता है, सांची का स्तूप, है ना। केसरिया, केसरिया, अच्छा ये बौद्ध मठ तो पूछ नहीं रहा है, बौद्ध मठ पूछता तब केसरिया होता, है ना। तो सांची का स्तूप, पिपराहवा का स्तूप, इन दोनों में से बताइएगा कि कौन सा जो है आपसे पूछा गया था। ये धमे के स्तूप, ये तो नया है ना, धमे के स्तूप सारनाथ में, ये भी पुराना है बौद्ध काल का, है ना। तो इन तीनों में अगर मान लीजिए कि यही तीनों ऑप्शन हो तो मैं पिपराहवा के साथ चला जाऊंगा। तो आप लोग बताएंगे कि इसमें से कौन सा था या फिर इसमें से था या नहीं था, ठीक है। एक आपका जो है इक्सटेसी का जो है, इस्टिसी का इंटोनेम पूछा है। इस्टिसी का इंटोनेम है, इसका मतलब क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज्यादा कोई ईगर हो, कोई चीज करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो, तो इसका उल्टा है, तो शुष्क हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा, जो धीमा होता है ना, जो आपका लेथर्जी टाइप का होता है, इसका जो है इंथुजियास्टिक होता है ना, इंथुजियास्टिक, है ना, उसका उल्टा समझ लीजिए इसको भी, है ना। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो आपके, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों जगह मिलेंगे। तो जो पेड में बच्चे हैं, जो हमारे 57 क्लास की पीडीएफ बाय कर रखे हैं, वो तो फायदा समझ ही रहोगे उसकी, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं 57 क्लास प्लस टॉपिक वाइज प्लस हाल फिलहाल के सभी एनालिसिस एक ही साथ मात्र 25 रुपया में, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। और ये पीडीएफ जो एनालिसिस वाली, ये आप पीडीएफ बाय करो ना करो, आपको फ्री में भी टेलीग्राम पे रात को दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।